हाई क्लास की बाकी खवातीन की तरह मरियम फारूकी को भी सोशल वर्क का शौक था। हाँ, मगर ये बात तो थी कि तरजीहात की लिस्ट में इनके बच्चे सबसे पहले आते थे। किसी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कभी भी बच्चों से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। इस दिन भी क्लब के मेंबर्स की ज्वाइंट मीटिंग थी, मगर वो माजूद करके उठ के इनके पहुंचने तक कैसर फारूकी से अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो चुका था। लॉन चेयर्स के साथ रखे टेबल से गुब्बारों का एक गुच्छा बड़े इत्मीनान से बना हुआ था और शोख रंग के हर गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा नजर आ रहा था। राहदारी में भी ऐसे गुब्बारे हर जगह बंधे थे। वो हर तरफ का जायजा लेती सिटिंग रूम में पहुंची, जहां रखा भारी फर्नीचर न जाने किस तरह खिसका कर मनपसंद कोनों में घुसाया गया, जिसके बाद खाली पड़े कालीन पर लकड़ी की ऊंची पुश्त वाली कुर्सी एक छोटे से टेबल के साथ बिल्कुल दरमियान में रखी थी, जिसके सामने और दाएं बाएं कुशन पड़े हुए थे और बहुत से गुब्बारे इजाफी आराइश के तौर पर यहाँ भी सजाए गए थे। मरियम फारूकी ने अपना सर पीट लिया। ये क्या हो रहा है इस घर में? खदीजा, बहादुर, रशीदा, वो एक एक करके तमाम मुलाजिमों को आवाज देने लगी। एक मुलाजिम किसी कोने से निकलकर सामने आया। जी बेगम साहिबा, ये फर्नीचर यहाँ से क्यों हटाया है और ये गुब्बारे किसने बांधे हैं? जी वो मरियम समझ गई। अच्छा, तो ये इन तीनों की हरकतें कहाँ है? ये तीनों किचन में। अब वहाँ ये लोग क्या तूफान मचाएंगे। वो किचन की तरफ चल पड़ी। डाइनिंग रूम से बाहर तक सुनाई देते कहकों से पता चलता था कि वो तीनों अपनी पसंद का कोई कारनामा कर चुके हैं, और किचन के दरवाजे से दाखिल होते ही इनके ख्याल की तस्दीक भी हो गई। किचन इस तरह फैला हुआ था जैसे दो ताकतवर फौजों के बीच घमसान का रन पड़ा हो। फर्श पर पड़े अजीब से अमेजे से बचते हुए इनकी नजर बहादुर पर पड़ी। वो दोनों पैर उठाकर स्टूल पर रखे बैठा, दोनों हाथों से अपना कचरी बालों वाला सर पकड़कर बंद आंखों से आगे पीछे झूलता हुआ जैसे अपने अंदर उठते उबाल को दबाने की कोशिश कर रहा था। इस पर से नजर हटाकर उन्होंने किचन टेबल के गिर्द खड़े अपने सपूतों को देखा, जो सामने रखी प्लेट में कोयले जैसी चीज को देखकर बुरी तरह हंस रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम तीनों ने, और ये क्या चीज है? न चाहते हुए भी वो झिड़क कर बोली। साथ ही प्लेट में रखे अजूबे के बारे में सवाल किया। केक, अजीज ने बड़ी सादगी के साथ यकलफ्जी जवाब दिया, जबकि बाकी दोनों सूरत-ए-हाल की नजाकत को देखकर खामोश रहे। ये केक है? वो हैरान हुई। किसने बनाया है? आप ही ने, वो फौरन बोला। तान्या ने खींचकर हाथ इसकी गति पर मारा। इस वार्निंग के साथ ही इसने बयान बदल दिया। नहीं उमैर ने, मैंने कब बनाया? इसने आंखें दिखाई। तुम लोग कभी चुप भी कर जाया करो। और तुम, वो तान्या की तरफ मुड़ी हाथ करती हो। तान्या बड़ी हो गई हो, बजाय इसके कि भाइयों को टोको तुम भी इनके साथ मिल गई। हम तो बस दादा जान के लिए बर्थडे केक बना रहे थे, इसने कमजोर सी आवाज में सफाई दी। उमैर ने इसके जुमले को उचक कर कहा। वो अलग बात है कि ओवन से कोयला बरामद हुआ। और वो तीनों कभी कभी करके हंसने लगे। वो कुछ नरम होकर बोली, केक मैं बेक कर देती हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? तीनों हम आवाज होकर बोले। जितनी देर में मैं फ्रेश होकर आती हूँ तुम तीनों किचन साफ करोगे और बहादुर सिर्फ निगरानी करेगा। उठो बहादुर, और ध्यान देखना इनमें से कोई भागने ना पाए। वो जा चुकी थी। बहादुर सीना चौड़ा करके स्टूल से उठ खड़ा हुआ। चलें उमैर साहब, आप फर्श साफ करें, और तानिया बीबी आप अजीज साहब के साथ मिलकर बर्तन धोएं। इतना मारूंगी ना, याद रखोगे? तानिया ने धमकाने के अंदाज में हाथ उठाया तो बेचारा बहादुर वहीं दबक गया। उमैर ने डस्टर उठाया और जाकर बहादुर के हाथ में दे दिया। चले बहादुर साहब, फर्श साफ करें, फिर आपको बर्तन भी धोने हैं। मरियम वापस आई तो बहादुर भी रगड़ रगड़ कर फर्श साफ कर रहा था। उन्होंने तीनों को घूरा, जो खुद भी गड़बड़ा गए थे। क्या कहा था मैंने? हम तो फर्श साफ कर रहे थे, बहादुर खुद ही
शट अप, उन्होंने तानिया को बीच में ही चुप करा दिया। फिर बहादुर को एक तरफ स्टूल पर बैठने को कहा और इन तीनों से पूरा किचन साफ करवाया। इनको काम करता देखकर बहादुर दांत निकाल रहा था और वो तीनों इसके दांत देखकर आंखें, मगर मम्मा की मौजूदगी की वजह से इसे कुछ कह नहीं सके। वो जब केक बेक कर चुकी तो तीनों को लेकर सिटिंग रूम में आई और इनकी अरेंजमेंट को छेड़े बगैर इन्हीं से सारा फर्नीचर इसकी जगह पर रखवाया। उठवाते वक्त उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिए थे, अब खुद भारी फर्नीचर उठाना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई। हाय मामा, बाजू दुख रहे हैं, जितना चाहे शोर मचा लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इन्हें भी पता था मामा पर असर नहीं होगा तो कराना छोड़कर कैरम लेकर बैठ गए और मरियम को भी मिला लिया। 9 बज गए हैं मामा, मैं दादा जान को बुला कर लाती हूँ, केक काट लेते हैं। अपने पापा को तो आ जाने दो। इनके टोकने पर वो तरह लहजे में बोली। 29 नवंबर के दिन पापा की वापसी 2-2:30 बजे से पहले नहीं होती, मगर बाबा जान तो हर बार इनका पूछते हैं। वो रसा से कहकर चुप हो गई। ठीक है, केक नहीं काटेंगे पर खाना तो खा सकते हैं। वो अजहर फारूकी को बुलाने चली गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कोई आवाज नहीं उभरी तो तानिया ने दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर जरा सा घुमाया और दरवाजा बेआवाज खुलता चला गया। कमरे की हल्की जर्द रोशनी में तानिया ने अंदर झांका तो निगाह सीधी फ्रेम तर्ज के बने गैस से जलने वाले आतिशदान पर लगी तस्वीर पर पड़ी और हमेशा की तरह आज भी तानिया को वो तस्वीर सांस लेती हुई महसूस हुई। अजहर फारूकी आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नीम दराज थे। रेड डायरी बंद इनके सीने पे रखी थी और एक हाथ इस डायरी पर था, दूसरे हाथ बेजान से अंदाज में इनकी सुनहरी फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में पड़ा था। आतिशदान रोशन था और कमरे में पहली जर्द रोशनी इसी से निकल रही थी जिसने माहौल को पुरअसरार बना दिया था। तानिया ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और दबे कदमों चलती इनके सामने कारपेट पर बैठ गई। इन्हें आवाज देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सो ना रहे हों। फिर कुछ सोचकर इसने अपना हाथ इनके घुटने पर रख दिया। अजहर फारूकी बहुत जोर से चौंके। ये अंदाज तो किसी की पहचान था। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी, मगर इन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने इन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था, मगर इन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थी। इनके कान इस आवाज को सुन रहे थे जैसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से इनके दिल में थी। तानिया के एक गैर इरादी अमल ने इन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फारूकी ने इसकी गुनगुनाती आवाज भी सुनी थी और इसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए इस पल का इंतजार करते रहे जब वो इनकी सारी थकन समेट लेती। और फिर इसने बहुत आहिस्ता से इनके घुटने पर हाथ रख दिया। अजहर फारूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस इस आसमान की परी को देखा, जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरे बाल, घने बाल, रात और चंद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे।
तारीख बदलने में अब बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाबा को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था, बस हाथी भैया का इंतजार कर रही थी कि वो आ जाए तो केक साथ में ही काटेंगे। बोलते हुए वो जरा सा टपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल्स को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फारूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी तक नहीं आया? नहीं। तो फिर इसे आ जाने दो। माचिस जलाते हुए इसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने ही वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखी स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर इसके वर्क पलटने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर इसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स इसकी आंखों में चमकने लगा तो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही टपाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपने नजरअंदाज किए जाने पर इसके चेहरे से झलकती तकलीफ, जिसे आज वो अपने दिल में महसूस कर रहे थे, इस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। हाथी भैया आ गए कहकर इसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागती हुई वो लाउंज से गुजरकर वो टेरेस दौड़ की तरफ बढ़ी। ठीक इसी वक्त नूरुल हुदा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगे और सामने से आती लड़की से टकरा गए, और इससे पहले कि वो इन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने इसे भी संभाल लिया। अरे भाई, आराम से, गिर जाओगी। इसे खुद से अलग करते हुए वो बोले, हाय, बाय द वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है तब भी दौड़ कर ग्रेस जाने की क्या जरूरत है? वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वो पीछे से बोली, हाथी भैया कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में। जी नहीं, पास आकर इनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं? तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है? वो घबरा कर बोले। हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे, फिर भी इनके लहजे में उकताहट के बजाय वही नरमी थी जो इस लड़की के लिए महसूस थी। नहीं भाई, पापा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। पापा जान अभी तक जाग रहे हैं? वो चौंक कर बोले, इसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी। और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मारकर बोले, फिर इसकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करा सकती थी? एक्सक्यूज मी, वो बुरा मानकर कहने लगे, आप तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद कराना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपना बर्थडे भी याद ना रहे। ओके ओके, वो जल्दी से बोले, ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर इसके कंधे पर बाजू फैलाकर साथ लिए वो बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए, पर खुरदार, कब से आपका इंतजार है? बाबा जान इन्हें देखते ही बोले।
हैप्पी बर्थडे। नूरल हुदा इनसे बगलगीर हुए। सॉरी बाबा जान, इस बार भी भूल गया। इनसे अलग होते इसे किन अखियों से देखकर वो इसे चिढ़ाने के लिए बोले। इसने मुंह फुलाकर रुख फेर लिया। चले बैठे। इन्हें सोफे पर बिठाते हुए इनकी नजर केक पर पड़ी तो पलट कर केक की प्लेट और माचिस उठाकर सोफे पर आ बैठे। प्लेट टेबल पर रख कर कैंडल जलाई और केक काटने की छुरी उठाकर बाबा जान को पकड़ाई। फिर इसे देखकर बोले, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ। अगर वो आकर बाबा जान की दूसरी तरफ बैठ गई। दादा जान केक काट ले। क्या? बाबा जान बच्चे केक काटने को कह रहे हैं। अब के जरा ध्यान से उन्होंने अपने आसपास देखा। तानिया हाथ में छुरी लिए मुंतजिर सी इनके साथ बैठी थी, जबकि मरियम दूसरी तरफ थी और उमैर और अजीज सामने बैठे थे। सबकी तरफ देखकर पूछा, नूरल हुदा नहीं आया? नहीं, और अब तो 12 बजने वाले हैं दादा जान, केक काट लीजिए। हाँ, और सिरगिरा तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है। तानिया की बात पर बरसों पहले किसी का कहा जुमला शिकस्ता अंदाजे में इनके लब से अदा हो गया। माज़िए याद अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। इतवार का दिन था। फ़ायज़ा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से फ़ारिग ही हुई थी कि उसे मुलाज़िमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। वो फ़ौरन ही ड्राइंग रूम में चली आई। मुझे शयान के घर ले चलो। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने की थी वो यही थी। हड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी फिर बात करते हैं। फ़ायज़ा, मुझे शयान से मिलना है अभी और इसी वक्त। फ़ायज़ा ने गहरा सांस खींचते हुए इसे अपने साथ बिठा लिया। इसे टेंशन होते देखकर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शयान कराची में नहीं है। वो फिर बोली, इसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज संभालने सखर जा चुका है। तानिया के लिए ये इत्तला इस कदर गैर मुतवक्का थी कि वो काफी देर तक कुछ बोल ही ना सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद इसने बेयकीनी से कहा, वो मुझसे मिले बगैर चला गया। फिर इसने शकी नजरों से फ़ायज़ा को देखा। और तुमने भी मुझे अनजान रखा, मुझे ऐसा करना पड़ा। वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली, जवाद की इंगेजमेंट के दूसरे ही दिन इसकी पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ गए थे, मगर शयान ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें ना बताऊं। फिर जब मैंने इसे कहा कि तुम इससे बात करना चाहती हो तो इसने कहा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो काफी अपसेट लग रहा था। वो चुप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता मगर क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात भी ना करे। तुमने इससे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया अब भी हैरान थी। फ़ायज़ा से इसकी तरफ देखा ही नहीं गया। सर झुकाकर बोली, पूछा था लेकिन इसने कुछ बताया ही नहीं तो मैंने पूछा। शायद तुम दोनों में अनबन हो गई होगी, हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ। तानिया ने फौरन तरदीद की, इम्पॉसिबल। फ़ायज़ा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात हुई होगी, बिना किसी बात के वो ताल्लुक खत्म
क्यों करेगा? इसने तुमसे कुछ तो कहा होगा, यकीन करो फाइज़ा कोई बात हुई ही नहीं। वो परेशान सी होकर चुप हो गई, फिर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता था क्या? फाइज़ा को तजस्सुस हुआ, पता नहीं तानिया ने ये बात छुपा ली कि इसके ख़्याल में शयान इस दिन इसे प्रपोज़ करने वाला था। वो कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहाँ आ गए, फिर वो कोई बात किए बगैर अचानक ही चला गया। वो रुकी, फिर तल्ख़ सी हंसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही बगैर कुछ कहे चला जाता है। मुलाज़िमा इसी वक्त चाय की ट्रॉली लेकर अंदर आई तो दोनों चुप हो गई। इसके जाने के बाद फाइज़ा ने चाय का कप तानिया को देते हुए कहा, पर तानिया तुम शयान की तरफ से पहल का इंतज़ार क्यों करती रही? खुद से क्यों ना कह दिया? वो कप पकड़ती बेबसी से बोली, कैसे कह देती जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तुम तो इसे मोहब्बत करती हो ना, क्या ये काफी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पे रखा और खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी। फाइजा ने रोकना चाहा लेकिन ये रुकी ही नहीं। फाइजा इसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया कार का दरवाजा खोलने के लिए की बॉल में चाबी डाल रही थी जब इसने फाइजा को कहते सुना, एक बात मानो कि तानिया, अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो इस इंतजार को खत्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस पुल से रात पर खड़ी रहोगी? तकलीफ में रहोगी, या तो बढ़ जाओ या गुजर जाओ, ठहरना मत। ठहरने वाले का पूर पूर जख्म बन जाता है। वो कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदेशे चाहे कितने ही दुरुस्त होते हों शयान, मगर आगाही के बाद तुम्हें जुदाई बख्शने का कोई हक नहीं था। फाइजा ने सोचा। एक हाथ में फाइजा और दूसरे एक हाथ में फाइल्स और दूसरे में दुपट्टा पकड़े इसकी आमद काफी अफरा तफरी में हुई थी। नूरल हुदा ने अखबार नीचे करके इसे देखा। मैं सोच रहा हूँ देर से आने वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूँ। मरियम इन्हीं की तरफ देखकर हंसी। ऐसा मत करना नूरुल हुदा, वरना तनख्वाह के नाम पर तानिया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फनी। फाइल्स और दुपट्टा साथ वाली चेहरे पर रख कर हाथ में पकड़ा क्लिप लापरवाही से सिल्की ब्राउन बालों में अटकाते हुए वो बुरा मान कर बोली, वैसे पापा एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह काटी अगले दिन मेरी साइन कर दूंगी। धमकी दे रही हो? वो आंखें निकाल कर बोले, आप भी तो दे रही है, आराम से कहकर इसने स्लाइस उठा लिया। अच्छा आराम से खाओ। उसे स्लाइस जल्दी जल्दी स्लाइस मुंह में डालते देखकर मरियम ने टोका। नूरुल हुदा ने अखबार पलट कर साइड में रख दिया। इन्हें अखबार रखते देखकर मरियम ने चाय का कप सामने रखते हुए ग्लास में जूस निकाल कर इन्हें थमाया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ना इनका मामूल था। फिर अखबार से फारिग होकर जूस पीते और ऑफिस के लिए निकल जाते। जितनी देर में उन्होंने जूस पिया तानिया नाश्ता निपटा चुकी थी। इसने नैपकिन से हाथ साफ करके दुपट्टा गले में डाला। पापा चले, तुम बाद में चली जाना। इनसे पहले मरियम बोल पड़ी। फिर इस पर निगाह हटाकर उन्होंने नूरुल हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके। उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। अच्छा सुनो, इन्हें उठता देखकर वो बोली, ऑफिस जाने से पहले पापा जान से मिल कर जाना। रात को इनकी तबीयत काफी खराब थी। इनका मूड एकदम से बदल गया और रखाई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चलते गए तो तानिया मरियम की तरफ मुड़ी।
समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं? क्या आप जानती हैं इन दोनों के दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फौरन लाइल्मी का इजहार किया। मैंने इन दोनों को हमेशा ऐसे ही देखा है, अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन शादी के इब्तदाई सालों में मैं बहुत परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफा नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे तुम्हारा वहम है, वो शायद बताना नहीं चाहते। इस ख्याल से मैंने कभी ज्यादा खुरेदा नहीं, और अब तो मुझे भी ये अपना वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो, नूरुल हुदा का इनके साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी भी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं हुए और मुझसे हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा है और इनकी इस हैसियत में कभी फर्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराजगी की कोई वजह भी तो नजर नहीं आती। फिर इसको प्यार करते हुए बोली, इन दोनों को इतना सीरियस मत लिया करो। आप मुझसे कुछ बात करने वाली थी? हाँ आओ, तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। तानिया अपनी फाइल उठाकर इनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफ केस उठाकर 2 सीढ़ियां उतरते हुए वो लाउंज में आए तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गए। पापा जान की खराब तबीयत को सुनकर वो परेशान हो गए थे। तफक्कुर इनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। कुछ पल ठहर कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इनके कमरे के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाए। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर पीस लिया। अचानक ही इनके चेहरे से बेबसी झलकने लगी। फिर वो मुड़े और तेज कदमों से बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पर बैठी थी और मरियम इसे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चुप करके इन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरफ ही सिल्क की साड़ी पहने हुई थी। तानिया ने कभी भी इन्हें बहुत ज्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा। इस वक्त भी इनके लहरदार बालों की स्टेप कटिंग कमर के खत्म से कुछ ऊपर ही खत्म हो रही थी, जो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे, मगर अब 48 बरस की उम्र में इन्हें पाबंदी से डाई कराना पड़ता था। सोचते सोचते अब इसकी जहन नूरुल हुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। इसने अपनी उम्र की कई लड़कियों को इनकी पर्सनैलिटी को सराहते सुना था। कनपटियों से इनके बाल सफेद हो चुके थे, जिन्हें उन्होंने कलर करने की सूरत महसूस नहीं की। इनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने में भी खुद एतमादी झलकती थी। वो मुतासिर की शख्सियत के मालिक थे और इन दोनों को साथ देखकर तानिया दिमाग में एक ही बात आती थी, मेड फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। जैसे फौरन ही दबाते हुए इसने मरियम से पूछा, मामा मुझे अभी ऑफिस भी जाना है? हाँ मुझे याद है, वो बोलकर फिर रुकी। सोचा, फिर आखिर इसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें अंसर कैसा लगता है? जैसा है वैसा ही लगता है, इसने मुफ्ताद अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ कैसा है, वो जोर देकर बोली। मुझे क्या मालूम, इसने पहलू की। मालूम क्यों नहीं है, आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही खत्म हो गई थी, जो जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वेंडर है, और अगर वो मेरे लिए कुछ भी है तो सिर्फ तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो इसके लहजे में कुछ गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भर ली।